हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हम लोग नाइट्रोजन के उपयोग तक पढ़ चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग नाइट्रोजन के यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमें नाइट्रोजन के दो यौगिकों के बारे में पढ़ना है। पहला कौन सा है, अमोनिया, और दूसरा कौन सा है, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, और ये दोनों आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन बैंक उठा के देखेंगे तो यहाँ से बराबर प्रश्न पूछा जाता रहा है। ठीक है, तो आप लोग काफी अच्छी तरह से इनको समझेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से हम लोग इन टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। यहाँ देखेंगे बोर्ड पर हमने हेडिंग लगा के रखा हुआ है, क्या, अमोनिया। ठीक है, अमोनिया का सूत्र आपको पता है क्या होता, NH3। ठीक है, अब देखेंगे अमोनिया के संरचना की बात करें तो इसकी कुछ इस तरह की संरचना होती है। बीच में नाइट्रोजन होता है और इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, एक यहाँ आप दिखा सकते हैं और एक ऐसे। ठीक है, नाइट्रोजन के पास हमें ये भी पता है वर्ग 15 का तत्व है, तो संयोजकता कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 3 ही इलेक्ट्रॉन से देख रहे हैं। हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन है तो 3 ही इलेक्ट्रॉन से साझेदारी होते हुए दिख रही है। अभी भी नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन बच जा रहे हैं, जिनको हम लोग किस रूप में दर्शाते हैं, तो कहते हैं कि नाइट्रोजन के पास अभी भी एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये दिख रहा है जोड़ी में इलेक्ट्रॉन इसके पास बच रहा। तो कुछ इस तरह की संरचना हमें देखने को मिलती है, किसकी, अमोनिया की। यहां पर हमने बनाया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, अब देखेंगे इस तरह की जब हम संरचना बनाते हैं, ठीक है, तब देखेंगे अगर हम इन सभी बंधों को एक साथ ऐसे हम मिलाएं अगर डॉट से, देखेंगे यहां पर तो कुछ इस तरह की आकृति हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो देखेंगे ये तो हो गया अमोनिया का संरचना, इस तरह से हम खींचते हैं। अब हम इसके प्रसंकरण की बात करें तो काफी अच्छी तरह से 11th क्लास में हमने आपको सिखाया था कि प्रसंकरण निकालने के लिए सभी नियम को छोड़िए, आपका काम क्या है कि जितने भी सिग्मा बंधन हो उनकी संख्या गिन लेंगे और प्लस लोन पेयर की संख्या गिन लेंगे। ठीक है, तो हम इस स्ट्रक्चर में देखेंगे तो सिग्मा बंध दिख रहा, 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, और एक ठो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है लेकिन जोड़ी एक ही ठो है ना, लोन पेयर की बात की जा रही है यहाँ पर। तो देखेंगे 1 2 3 सिग्मा बंध और 1 लोन पेयर, जोड़ेंगे 3 और 1 तो टोटल कितना आएगा, 4। और जब यहाँ 4 आता था अंक तो हम लोग प्रसंकरण कितना लिखते थे 11th क्लास में, याद करेंगे, sp3। 4 मिला रिजल्ट हमें, 1 ऑर्बिटल होता है s के पास, तो 1 ठो दे दिए s के पास, क्लियर है। बचा 3, तो 3 ऑर्बिटल होते p के पास, तो 3 दे दिए हम किसको, p को, तो sp3 4 खत्म। अगर यहाँ 5 आता तो अब d के पास भेजते। ठीक है, तो एक बार आप लोग प्रसंकरण वाले टॉपिक को रिवीजन भी कर लेंगे। ठीक है, ऐसे सिंपली ट्रिक से आप निकाल सकते कि गिन लेते, हम लोग क्या करते हैं प्रसंकरण निकालने के लिए सिग्मा बंध की संख्या जो निकाल लेते हैं, मतलब गिन लेते हैं यहाँ से, और फिर जितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की संख्या होती है उसको उसमें जोड़ देते हैं। तो यहाँ देखेंगे सिग्मा बंध की संख्या 3 है, 1 2 3, और लोन पेयर की संख्या 1 है, तो 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 आ जाता, और जब रिजल्ट 4 मिलता तो प्रसंकरण हम लिखते थे sp3। ठीक है, ये तो आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। अब देखेंगे अब जब हमें प्रसंकरण sp3 मिलता था तो हमने वहां पर ज्यामिति भी बताया था कि प्रसंकरण sp3 मिले तो ज्यामिति किस तरह की प्राप्त होती है, तो त्रिकोणीय पिरामिडल हमने बताया था आपको। तो देखेंगे तो अमोनिया के लिए यहाँ इनका प्रसंकरण आपको कितना मिलेगा, sp3। आकार इसका क्या हो जाएगा, त्रिकोणीय पिरामिडल। देखेंगे हमने खींचा भी है यहाँ पर, तो पिरामिड के समान दिख रहा है, और नीचे आप देखेंगे ऐसे त्रिभुज के समान दिख रहा है। ठीक है, तो त्रिकोणीय पिरामिडल इसकी संरचना होती है। तो आप याद रखेंगे प्रसंकरण sp3, आकार आपसे कोई पूछे तो क्या बताएंगे, त्रिकोणीय पिरामिडल। ठीक है, अब देखेंगे इनके इन दो बंधों के बीच के अगर कोई आपसे कोण पूछे, बंधन कोण या बंध कोण कितना होता, तो याद रखेंगे कितना होता है 107.8
डिग्री। ठीक है, ये चीजें आपसे खींचने के लिए नहीं पूछा जाएगा। बॉन्ड एंगल पूछ सकता, इसकी आकृति पूछ सकता आपसे, ठीक है, और प्रसंकरण पूछ सकता। प्रसंकरण ये याद रखेंगे, यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि अमोनिया में NH3 में N का प्रसंकरण कितना होता है, तो sp3। आकार पूछे या आकृति लिखेगा या ज्यामिति लिखेगा, त्रिकोणीय पिरामिडल बंद कोण कितना होता है, तो 107.8 डिग्री। ये चीज आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये हमने समझने के लिए बनाया था, नोट्स में आप भी बना लेंगे कि जब सामने आएगा तो आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे, लेकिन इन 3 चीजों को आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक आपको क्लियर है। अब देखेंगे, अब हम बात करेंगे अमोनिया बनाने की विधि के बारे में। ठीक है, तो देखेंगे अमोनिया को अगर कम मात्रा में उत्पादित करना होता है, ठीक है, सूक्ष्म मात्रा प्राप्त करने के लिए अमोनिया की सूक्ष्म मात्रा प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती, तो प्रयोगशाला विधि। ठीक है, अधिक मात्रा में अमोनिया का उत्पादन करना होता है तब औद्योगिक विधि अपनाई जाती है। ठीक है, तो अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि की हम बात करें तो आप लोग इसको याद रखेंगे, हमने लिखा हुआ प्रयोगशाला विधि में, यानी अमोनिया की सूक्ष्म मात्रा प्राप्त करने के लिए प्रयोगशाला में क्या किया जाता, तो अमोनियम क्लोराइड की, यहां देखेंगे NH4Cl, ये अमोनियम, ये क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया किसके साथ कराई जाती, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, किसके साथ कराई जाती, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो देखेंगे क्या होता, यहां से दिख रहा है अमोनियम के पास एक Cl है ना, और यहां कैल्शियम है, ये Cl आ जाता कैल्शियम के पास। ठीक है, तो देखेंगे जब Cl आएगा कैल्शियम के पास तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, और कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, CaCl2, सूत्र आपको अच्छी तरह से आता है। अब देखेंगे इसका और इसका काम खत्म। अब यहां देखेंगे NH4 है, एक नाइट्रोजन अपने साथ कितने H रख के अमोनिया बनाएगा, 3, तो यहां पर हम लिख दिए NH3। जब इसकी अभिक्रिया इसके साथ करा रहे हैं तो अमोनिया बन रहा, तो एक नाइट्रोजन अपने साथ 3 हाइड्रोजन रख के अमोनिया बना लिया, यहां का Cl चला गया इसके साथ, ठीक है, बन गया CaCl2, और बाकी के जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है मिलके क्या बनाएंगे, H2O। ठीक है, तो अब आप याद रखेंगे कि अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर क्या बनता, अमोनिया बनता है। ठीक है, साथ में देख रहे हैं अलग होने वाली चीजें क्या है, तो CaCl2 है और H2O है। ठीक है, तो आसानी से अमोनिया यहां से प्राप्त हो जाता है। अब हमें वैलेंस कर देना है इसको, तो आप देखेंगे कि यहां से Cl जब इसके पास जा रहा है, कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, तो इसकी संख्या कितनी हो जा रही, 2, जबकि यहां Cl की संख्या 1 ही है ना, तो इसको बैलेंस करने के लिए आप यहां पर 2 लगाएंगे। तो अब यहां पर देखेंगे इनकी संख्या भी 2 हो जा रही, यहां भी हम 2 लगाएंगे। ठीक है, तो देखेंगे क्या मिला, 2 NH4 है, तो 2 यहाँ N की संख्या हुई, तो 3 हाइड्रोजन अपने साथ, एक रखता नाइट्रोजन, तो रख दिया यहां से 6 हाइड्रोजन, तो 8 में से 6 इसके पास चला गया, यहां से दोनों क्लोरीन इसके पास चल गए। अब उसके बाद बचने वाले हाइड्रोजन कितने हो गए, तो यहाँ 2 बच रहे हैं, और यहाँ 2 2 2 4 हाइड्रोजन बच रहे हैं, और 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ भी हम 2 लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें मिल गया क्या, देख रहे हैं कि 2 मोल हम अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा रहे हैं, तो क्या बनता, अमोनिया मिलता है। ठीक है, फिर कैल्शियम क्लोराइड और क्या मिलता, देखेंगे जल। ठीक है, तो इस तरह से आप रिएक्शन लिख सकते, अपने अपने तरीके से आप लोग कोशिश करें। ठीक है, या आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं कि 2 मोल अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर अमोनिया प्राप्त होता है, या अमोनिया के 2 मोल प्राप्त होते, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। अभी थोड़ा धीरे समझा रहे हैं कि चीजों को आप सीख जाएं, फिर उसके बाद से हम डायरेक्ट बैलेंस्ड इक्वेशन ही लिखना शुरू करेंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा समय अपना लग जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, ये तो हुआ प्रयोगशाला विधि, इसको आप याद रखेंगे। अब देखेंगे, अब हम बात करें तो हमें पता है, देखेंगे अमोनिया जो होता है, ठीक है, यहाँ वायुमंडल में आप देखेंगे वायु और मिट्टी में भी इसकी थोड़ी मात्रा उपस्थित रहती है। ठीक है,
जब हम जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों का विखंडन कराते, या कह सकते हैं कि जटिल नाइट्रोजन युक्त यौगिकों का हम विखंडन कराते, ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होता, अमोनिया प्राप्त होता है। ठीक है, देखेंगे एग्जाम्पल स्वरूप हम बात करें तो ये जो सूत्र होता है NH2CO NH2, ये किसका सूत्र है, यूरिया का। किसका सूत्र है, यूरिया का। जब हम यूरिया को जल में डालेंगे, या कह सकते हैं कि यूरिया की अभिक्रिया जल के साथ कराएंगे, तो आप देख रहे हैं यूरिया में 2 ठो NH2 दिख रहा ना आपको, तो 2 जब नाइट्रोजन है तो अपने साथ कितने हाइड्रोजन रखता है, 1 नाइट्रोजन अमोनिया बनाएगा तो 3, तो 2 ठो नाइट्रोजन है तो देखेंगे 2 और NH3 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन को रखता है, तो 2 नाइट्रोजन होंगे तो 6 हाइड्रोजन हो गए कि नहीं। ठीक है, तो अब यहां देखेंगे हमें क्या मिल गया, अमोनिया मिल गया, 2 NH3। तो अब यहां देखेंगे 2 4 और 2 6 हाइड्रोजन और दोनों नाइट्रोजन का काम खत्म। बच क्या गया, तो C 1 ऑक्सीजन तो CO2। ठीक है, तो जब हम यूरिया को जल में डालते तो आसानी से अमोनिया प्राप्त हो जाता, और साथ में देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां से क्या हो जाती, अलग हो जाती, मुक्त हो जाती। ठीक है, तो ये तो हुआ इसका सिंपल रिएक्शन। अगर NCERT के अनुसार अगर हम जाएं, ठीक है, तो NCERT क्या करता, देखेंगे यूरिया को जल में डाला जाता, यानी यूरिया की अभिक्रिया जल के साथ कराई जाती, तो NCERT के अनुसार रिएक्शन आप देखेंगे तो यहाँ 2 मोल H2O लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक्चुअल में वहां यहाँ क्या होता कि जब यूरिया को जल में डाला जाता तो क्या बनता, देखेंगे बनता पहले अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है, और फिर जब इसको गर्म किया जाता, ठीक है, मतलब इनका अपघटन कराया जाता है, ठीक है, अमोनियम कार्बोनेट का, तब सेम यही चीजें प्राप्त होती, 2NH3 प्लस CO2 और प्लस H2O। ठीक है, कहने का मतलब कि 1 मोल जो H2O यहां बढ़ा रहा है, देखेंगे तो 1 मोल H2O यहां अलग भी लिख देंगे हम, यहां जो 1 मोल H2O हम बढ़ा रहे हैं वही 1 मोल H2O वहां भी लिख दिया जाता है। ठीक है, तो इतनी ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये चीजें हम याद नहीं रखेंगे, आप सीधा ये याद रखेंगे। ठीक है, कि यूरिया को जब हम जल में डालेंगे, यानी यूरिया की अभिक्रिया जल के साथ कराएंगे तो अमोनिया प्राप्त हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और जल का 1 मोल जो क्या अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर हमने पहले नहीं लिखा था 2 मोल H2O 1 ही मोल H2O लिखा था, और सिर्फ यहाँ पर CO2 लिखा था, तो वो भी सही है, आप वैसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है, तो ये कब लिखेंगे, जब आप बात करेगा किसकी, जटिल नाइट्रोजन युक्त यौगिकों की बात करेगा। ठीक है, तो उनका जब हम अपघटन कराते तो आसानी से अमोनिया प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखेंगे ये जो अमोनियम के लवण है, इनके द्वारा भी आसानी से अमोनिया प्राप्त हो जाता। अमोनियम लवणों से भी आपने यहां भी देखा, यहां भी दिख रहा है, क्षार से ही रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, तो यहां भी आप देखेंगे अमोनियम सल्फेट है, तीसरी विधि भी आप याद रखेंगे, यह अमोनियम सल्फेट है, और इसकी अभिक्रिया जब हम NaOH से कराएंगे, ठीक है, तो देखेंगे क्या होगा, यहां जो SO4 दिख रहा है सल्फेट, ये चला जाता सोडियम के पास, और यहां आप देखेंगे NH4 का होल ट्वाइस है, यानी 2 ठो नाइट्रोजन है। ठीक है, 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन रखेगा अमोनिया के लिए, रखेगा ना, और इसकी संख्या 2 है, तो यहां पर सीधा हम 2 लिख दिए, यहां से 2 NH3 निकाल दिए हम। ठीक है, जब 2 NH3 निकाल दिए तो यहां देखेंगे 8 हाइड्रोजन में से 6 नाइट्रोजन वाले के साथ चला गया, तो बच गया हाइड्रोजन यहां पर 2, याद रखेंगे आप अभी। ठीक है, और यहां से जब सल्फेट जाएगा सोडियम के पास तो ये बना लेगा सोडियम सल्फेट, तो ये हो जाता है Na2SO4। ठीक है, Na2SO4, और यहां देखेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये मिलके बनाते क्या, H2O। ठीक है, अब आप जरा इनको बैलेंस करेंगे तो आप यहां पर देख रहे हैं, जब यहां से सल्फेट यहां आ रहा तो सोडियम सल्फेट बन रहा, तो इसकी संख्या 2 हो जा रही, तो बैलेंस करने के लिए यहां आप 2 लगा देंगे। ठीक है, अब देखेंगे तो यहां पर हाइड्रोजन की संख्या 2, और यहां पर पहले से 2 है 4, और ऑक्सीजन की संख्या 2, तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलकर बना लेंगे 2H2O। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे जब अमोनियम सल्फेट की अभिक्रिया किसके साथ कराई गई, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बन गया, अमोनिया बन गया। ठीक है, तो आसानी से लिख सकते
कि अमोनियम सल्फेट की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर अमोनिया प्राप्त होता है, और ये रिएक्शन आपको लिख देना। इनकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा, वरना आपको रटना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे 3 अब रिएक्शन आपको याद रखने होंगे। प्रयोगशाला विधि की बात करें तो ये लिखेंगे, नाइट्रोजन युक्त यौगिक की बात करें तो ये लिखेंगे। ये सिंपल सा जब अमोनियम लवण का जिक्र कर दे, ऐसे ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इन 2 को आपको हर हाल में याद रखना होगा। ठीक है, उसके अलावा ये 3 बातें आप याद रखेंगे। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखते हैं कि औद्योगिक विधि के द्वारा किस तरह से अमोनिया प्राप्त किया जाता है। ठीक है, सब लोग यहां ध्यान देंगे। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, अमोनिया उत्पादन की औद्योगिक विधि की। ठीक है, और देखेंगे अमोनिया उत्पादन की जो औद्योगिक विधि है वो किस नाम से जाना जाता, तो ये हैबर विधि के नाम से जाना जाता, क्योंकि औद्योगिक स्तर पर अमोनिया का उत्पादन किसके द्वारा, हैबर विधि के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, और यहां से बराबर प्रश्न पूछा जाता है, जब अधिक मात्रा में अमोनिया का उत्पादन किया जाता है तो कौन सी विधि हम अपनाते हैं, औद्योगिक विधि, और उसको किस नाम से जानते हैं, तो हैबर विधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछता है कि अमोनिया उत्पादन के हैबर विधि को लिखें। ठीक है, या हैबर विधि से अमोनिया किस तरह से उत्पादन किया जाता लिखें। ठीक है, जब देखेंगे यहां से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन में क्या होता है, 2 तरह के प्रश्न बना दिए जाते हैं। एक भाग में तो ये हो जाता है और इसी के साथ कोई दूसरा प्रश्न जोड़ देता है, 1-2 रिएक्शन आपसे पूछ लेता है। ठीक है, एग्जैक्ट 5 नंबर का प्रश्न यहां से नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो जब तक पेपर में ना पूछे कि हैबर विधि से अमोनिया उत्पादन के सिद्धांत का सचित्र वर्णन करें, तब तक आप फिगर का जिक्र नहीं करेंगे। ठीक है, अगर कि एक साथ 2 प्रश्न, मतलब हैबर विधि के साथ अमोनिया उत्पादन सिद्धांत को लिखे, ठीक है, और इसके साथ अगर कोई और प्रश्न जोड़ दे रहा है तो आप फिगर की चर्चा ही नहीं करेंगे, इससे आपको मतलब ही नहीं है। जब तक नहीं लिख देता कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया उत्पादन का सिद्धांत का सचित्र वर्णन करें, तब तक आप ये फिगर नहीं बनाएंगे। ठीक ना, तो इस बात को आप याद रखेंगे। अब चलिए हम समझ लेते हैं हैबर विधि में द्वारा किस तरह से अमोनिया उत्पादित होता है। देखेंगे हैबर विधि में द्वारा अमोनिया उत्पादित करने के लिए, यानी औद्योगिक स्तर पर अमोनिया बनाने के लिए क्या किया जाता, तो देखेंगे नाइट्रोजन की अभिक्रिया किसके साथ कराई जाती, हाइड्रोजन के साथ 700 केल्विन ताप पर तथा 200 एटीएम दाब पर। ठीक है, आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और आयरन उत्प्रेरक की भी क्रियाशीलता बढ़ाने के लिए एक वर्धक का इस्तेमाल यहाँ किया जाता, मॉलिब्डेनम। तो 2 ऑब्जेक्टिव यहां से आपसे पूछ सकता है कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया उत्पादन में किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है, तो आयरन उत्प्रेरक। ठीक, किस उत्प्रेरक वर्धक का प्रयोग होता है, तो मॉलिब्डेनम वर्धक का। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहला तो लाइन आप ये लिखेंगे कि हैबर विधि लिख के क्या लिखेंगे कि यह अमोनिया उत्पादन की औद्योगिक विधि है। ठीक है, और इस विधि में नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ आयरन उत्प्रेरक तथा मॉलिब्डेनम वर्धक की उपस्थिति में 700 केल्विन ताप तथा 200 एटीएम दाब पर कराने पर अमोनिया प्राप्त होता है। ठीक है, इतनी बात तो आप आसानी से लिख सकते हैं। अब देखेंगे यहां दिख रहा है, यहां पर हमने 2 तरह से एरो दिखाया, एक इस दिशा में और एक इस दिशा में, एक अग्र दिशा में और एक पश्चिम दिशा में। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं तो आपको क्या पता चल रहा कि यहाँ जो अमोनिया का उत्पादन हो रहा, ठीक है, तो यहाँ किस तरह की अभिक्रिया दिख रही, उत्क्रमणीय अभिक्रिया आपको दिख रही है। दोनों दिशा में अभिक्रिया चल रही है, अग्र दिशा में भी पश्चिम दिशा में भी। ठीक है, इसके साथ साथ यह उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी होती है। यहाँ देखेंगे मुक्त होने वाली जो उष्मा है डेल्टा एच का मान हमने लिखा हुआ है, इस अभिक्रिया के लिए -46.1 किलो जूल मोल इनवर्स होता है। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब देखेंगे जब ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है, यहां से उष्मा मुक्त हो रहा है। ठीक है, और यहां देखेंगे साथ साथ उत्क्रमणीय अभिक्रिया, दोनों दिशा में अभिक्रिया चल रही है, सामने आपको दिख रहा है, यानी कि यहां से अमोनिया बनेगा, फिर इधर से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इधर भी आएंगे। जब साम्य स्थापित हो जाएगा तो अभिक्रिया सामान्य रूप से चलने लगेगी, और हमें चाहिए अमोनिया की अधिक मात्रा। ठीक है, तो इस अभिक्रिया के लिए 2 कंडीशन होते। ठीक है, देखेंगे यहां पर जो टेम्परेचर होने चाहिए, उष्माक्षेपी अभिक्रिया होने के चलते, और हमें पता है उष्माक्षेपी उत्क्रमणीय अभिक्रिया अगर है
ठीक है। तो उत्पाद की अधिकतम मात्रा प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होता है, टेम्परेचर को कम कर देना होता है और प्रेशर को बढ़ा देना होता है, ठीक है। तो दो कंडीशन आप याद रखेंगे कि ये जो हैबर विधि द्वारा अमोनिया उत्पादन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है ये 700 केल्विन पे देखेंगे यह अभिक्रिया, और 700 केल्विन कुछ ज्यादा ताप नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह की अभिक्रिया के लिए क्या होता है, ताप निम्न होने चाहिए और दाब अधिक होने चाहिए। ये दो बातें याद रखनी होंगी आपको। सारी बातें देखेंगे हमने पीडीएफ में, काफी सिंपल तरीके से लिखा हुआ है कि एक बार आप पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो हैबर विधि में बस आपको इतना ही याद रखना है कि अमोनिया उत्पादन की औद्योगिक विधि है। इस विधि में नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ आयरन उत्प्रेरक तथा मोलिब्डेनम वर्धक की उपस्थिति में 700 केल्विन ताप तथा 200 एटीएम दाब पर कराने पर अमोनिया प्राप्त होता है। यह उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, अतः यह अभिक्रिया निम्न ताप तथा उच्च दाब पर संपन्न होती है। इससे ज्यादा आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सचित्र वर्णन करें तो फिर इतना लिखने के बाद आप फिगर बना दीजिएगा। अगर सचित्र वर्णन नहीं कर रहा है तो फिगर बनाने की जरूरत नहीं, लैंग्वेज लिखिए, रिएक्शन लिखिए और फिर इसके साथ जो दूसरा प्रश्न पूछ रहा है उसका जवाब आप कर देंगे। क्लियर है? तो यहां तक तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब हम चले जरा फिगर पे आपको समझा दे कि यहां अमोनिया आखिर बनता किस तरह से है। तो देखेंगे यहां पर दो नली लगी हुई है ना, और यहां पर आपको दिख रहा है संपीड़क। इंग्लिश में बोले तो इसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेसर। क्या बोलते हैं? कंप्रेसर लगा हुआ है। तो यहां से जैसे ही हाइड्रोजन और नाइट्रोजन इस नली के माध्यम से यहां आते संपीड़क के पास, यानी कंप्रेसर, तो यहां पर ये क्या करता, इनको कंप्रेस करता और कंप्रेस करने के बाद कहां भेज देता, दोनों को, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को, मतलब यहां पर दाब लगा के इन दोनों को मिक्स करता एक दूसरे के साथ, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को, और इस नली के माध्यम से भेज देता, देखेंगे कहां, उत्प्रेरक कक्ष में, ठीक है। और यहां देखेंगे उत्प्रेरक कक्ष में देखेंगे क्या है, उत्प्रेरक के रूप में आयरन उत्प्रेरक चूर्ण के रूप में रहेगा और इसकी क्रियाशीलता बढ़ाने के लिए मोलिब्डेनम वर्धक रहेंगे यहाँ पर। और यहाँ का जो टेम्परेचर होगा देखेंगे कितना होना चाहिए, 700 केल्विन, ठीक है। और प्रेशर यहाँ से कंप्रेस करके भेज रहा है तो 200 एटीएम दाब से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रेशर अधिक होना चाहिए, टेम्परेचर कम से कम कितने होने चाहिए, 700 केल्विन, ठीक है। तो जब ये इनको कंप्रेस करके यहां से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को उत्प्रेरक कक्ष में भेजेगा, तो ये उत्प्रेरक कक्ष में जब आएंगे तो जाहिर सी बात है कि उत्प्रेरक इनकी क्या करेगा, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अधिक तेजी से अभिक्रिया करते और अभिक्रिया करके क्या बना लेते, अमोनिया, ठीक है। अब जब यहां पर अमोनिया बन रहा होता है देखेंगे तो यहां अमोनिया उत्पाद के रूप में मिल रहा, ठीक है, मिल रहा ना। अब यहां देखेंगे, अब यहां से अमोनिया क्या होता, इस नली के माध्यम से कहां पहुंच जाता, जल संघनित्र में, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि क्यों अमोनिया को जल संघनित्र में भेजा जा रहा है। तो देखेंगे हमने आपको बताया था कि यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। यहां देख रहे हैं आप अमोनिया के साथ साथ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी यहां बन रहे हैं जो कि वापस फिर जा रहे हैं, ठीक है। तो अब वो वापस कैसे इन फिर पहुंचते रिएक्शन करने के लिए, वो चीजें जरा समझेंगे। ये अभिक्रिया कर रहे हैं, ठीक है, तेजी से अभिक्रिया हो रही, अमोनिया बन रहा, और अमोनिया के साथ साथ आपको दिख रहा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी बन रहे होंगे, तभी तो ये वापस पश्चिम दिशा में जाएंगे। तो जो उत्पाद यहां मिल रहा अमोनिया के साथ साथ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, वो सारे इस नली के माध्यम से कहां पहुंचते, जल संघनित्र में। और यहां जब जल पहले से होता है और अमोनिया जब पहुंचता है तो आपको पता है यहां पर पहुंचेंगे और ये धीरे धीरे ठंडा होंगे और अमोनिया क्या करेगा, जल के साथ H बंधन बना के आसानी से जल में घुल जाता है, ये आपको पता है। तो अमोनिया यहां जल में घुल जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तो जल में घुलते नहीं। तो अब ये क्या होते, जल संघनित्र से देखेंगे ये इस नली से दिख रहा कि ये इसमें पहुंचे और अमोनिया यहाँ जल में घुल गया, ठंडा हो गया। देखेंगे यहाँ पर हमने लिखा हुआ भी, नीचे जगह नहीं था इसलिए ऊपर दिखा दिया। यहाँ अमोनिया किस रूप में प्राप्त होता है, लिक्विड फॉर्म में, द्रव अमोनिया के रूप में यहाँ पर। और यहाँ जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आते तो वापस इस नली से होकर, यहाँ एक नली लगी होती है, इस नली के माध्यम से होकर कहाँ पहुंच जाते हैं, यहाँ पर। और यहाँ पर लगा हुआ था एक पंप, जैसे ही ये यहाँ पर आते वो पंप क्या करता है, इनको वापस इस नली के माध्यम से, एरो से दिखाए हुए हैं देखेंगे, फिर कहाँ पहुंचा देता,
यहाँ, तो वापस ये यहाँ से पहुंच जाते हैं यहाँ, और यहाँ पर फिर अभिकारक के रूप में आ जाते हैं और अभिक्रिया करके फिर क्या करते हैं, अमोनिया बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रोसेस द्वारा ये यानी कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया का उत्पादन किया जाता है। उम्मीद है आपको काफी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जितनी आसानी से हम इसको समझा सकते थे उतनी आसानी से हमने इसको आपको समझा दिया, आपके सामने रख दिया। अब आप इसको कैसे गेन करते ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, याद रखने वाली जो चीजें हैं आप ज्यादा फोकस लैंग्वेज वाले टर्म पे और रिएक्शन पे रखेंगे। इसको एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे। जब तक सचित्र वर्णन करे नहीं करता तब तक आप इसकी चर्चा भी नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग अमोनिया के गुण को समझते हैं। देखेंगे सबसे पहले हम लोग समझेंगे भौतिक गुण को। तो देखेंगे भौतिक गुण में सबसे पहली बात आप याद रखेंगे कि अमोनिया जो होता क्या होता, तो रंगहीन और तीखी गंध वाली गैस होती है। इस बात को आप याद रखेंगे। दूसरी बात, H बंधन के कारण यह क्या होती, जल में घुलनशील होती है, यह आपको पता भी है। ठीक है, तीसरी बात याद रखेंगे कि अमोनिया गैस जो होती है हवा से भी हल्की होती है। ठीक है, और देखेंगे ये आसानी से द्रवीभूत हो जाती है, यानी आसानी से द्रव में बदल जाती है। ठीक है, और अगला देखेंगे इसका क्वथनांक जो होता 239.7 केल्विन तथा हिमांक होता कितना 198.4 केल्विन। ठीक है, देखेंगे क्वथनांक हिमांक आपसे याद रह पाए तो रखेंगे, नहीं रह पाए तो छोड़ देंगे। यहां से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता, कभी भी आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, ऐसे जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए कि इसका क्वथनांक कितना होता है, तो 239.7 केल्विन और हिमांक कितना होता है 198.4 केल्विन। ठीक है, तो ये 5 आप भौतिक गुण याद रखेंगे। अब देखेंगे रासायनिक गुण की बात करें तो यहां से चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। जितने भी रिएक्शन हमने बोर्ड पर लिखा हुआ और एक प्रश्न यहाँ, ठीक है, हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ आपको करा रहे हैं जहां से प्रश्न बनाए जाते हैं। ठीक ना, तो देखेंगे सबसे पहला रासायनिक गुण जो होता है अमोनिया का, तो आपको पता होना चाहिए अमोनिया क्षार की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, यह लिखा हुआ मिलेगा, यह लुईस क्षार होता है। और यहीं से पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाता कि अमोनिया लुईस क्षार है क्यों, या अमोनिया क्षार की तरह व्यवहार करता है क्यों। ठीक है, तो सीधा हमने यहाँ इसको क्वेश्चन के रूप में ही करा दिया है, तो आप इसको अच्छी तरह से समझ ले और याद कर जाएंगे। देखेंगे यहां जो दिख रहा है NH3, यहां समझा रहे हैं, समझेंगे। नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो क्या बन रहा, अमोनिया बन रहा ना। और हमें दिख रहा है इसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अभी है, इलेक्ट्रॉन की एक जोड़ी बच जा रही क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते और 3 ही हाइड्रोजन को जोड़े हुए 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास पड़े हुए हैं। ठीक है, अब यहां देखेंगे हमने आपको बताया था 11th क्लास में लुईस क्षार हम किसको कहते, जब यहां पर सेंट्रल एटम जो होता, ठीक है, क्या करता, अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आसानी से किसी अम्ल को प्रदान कर देता है, तब उसको हम लोग लुईस क्षार कहते थे। और वहां हमने 11th में भी आपको पढ़ाया था कि NH3 जो होता लुईस क्षार होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं जो कि एक जोड़ी के रूप में, जिसको हम लोन पेयर के नाम से जानते हैं, और जरूरत पड़ेगी तो जरूरत के हिसाब से दिख रहा है कि ये जो सेंट्रल एटम है इसका आकार छोटा होता है। हमने आपको बताया था अपने वर्ग में सबसे ऊपर आता है, तो आकार छोटा होने के चलते आसानी से अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है, जरूरत के हिसाब से किसी भी अम्ल को दे सकता है ना। तो देखेंगे वही चीजें यहाँ पर हमने आपको दिखलाया है कि ना, यहाँ दिख रहा है NH3 है, यहाँ पर इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो दिख रहा है यहाँ पर ये किससे अभिक्रिया कर रहा है, देखेंगे बोरॉन ट्राई फ्लोराइड से, या बोरॉन फ्लोराइड ही पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 3 फ्लोरीन है इसलिए ट्राई लगा सकते हैं आप, तो बोरॉन ट्राई फ्लोराइड है। ठीक है, तो बोरॉन ट्राई फ्लोराइड से अभिक्रिया कर रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे इसके पास तो 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजकता कोष में बोरॉन के होते ना, 3 ही इलेक्ट्रॉन होते, तो 3 तो फ्लोरीन को जोड़ लिया है। अब इसको जोड़ना है BF3 को NH3 के साथ, तो इसके पास तो अब इलेक्ट्रॉन है नहीं कि जुड़े, तो अब यहां से क्या होगा, देखेंगे इस हाइड्रोजन को हम जरा भेज दे रहे हैं ऊपर, और यहाँ दोनों जो इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर इसको लाएं इधर, तो अब यहां से क्या होगा, तो नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, इसको दे देगा, और अपने इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा,
बंध बना लेगा। तो इसको हम लोग इस तरह से दिखाते थे और इसको हम लोग जानते थे उपसह संयोजी बंध के नाम से, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आपने पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन अपना दिया तो हमने एरो से दिखलाया कि इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास गया है और उसके बाद साझेदारी होकर बंध बना है, और इस तरह के बंध को हम जानते हैं उपसह संयोजी बंध के नाम से। ठीक है, तो वही चीजें हमने यहाँ पर दिखलाया हुआ है। ठीक है, तो अमोनिया लुईस क्षार की तरह, लुईस क्षार है क्यों, या अमोनिया क्षार की तरह व्यवहार करता है क्यों, तो अब आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि क्यों करता है। क्या जवाब हम देंगे, तो लिखेंगे कि NH3 में N के पास एक निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन यानी कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, जो जरूरत के हिसाब से किसी भी अम्ल को आसानी से प्रदान कर दिए जाते हैं, इसलिए NH3 जो होता क्या होता है, लुईस क्षार होता है, या NH3 क्षार की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, और उसके बाद आप चाहे तो ये एग्जाम्पल दिखा सकते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है, हमने PDF में इसका जवाब दे दिया है। तो पहला रासायनिक गुण आपको समझ में आ गया होगा, अमोनिया क्या होता है, तो लुईस क्षार होता है या क्षार की तरह व्यवहार करता है, दोनों में से कुछ भी लिखिए, और यही प्रश्न पेपर में पूछ लिया जाता, तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके जवाब आपको याद होने चाहिए। अब दूसरा रासायनिक गुण समझेंगे, देखेंगे ये जो अमोनिया होता है ये जल में किस तरह व्यवहार करता है, तो क्षार के समान व्यवहार करता है। यहाँ भी आपने देखा क्षार की तरह व्यवहार करता है, तो ये दूसरा गुण भी याद रखेंगे, अमोनिया क्या है, जल में किस तरह का व्यवहार करेगा, क्षार की तरह। देखेंगे यहाँ क्या होता है, NH3 है ना, प्लस H2O है, जरा इसको तोड़ेंगे तो इस तरह से आप तोड़ सकते हैं ना, H सिंगल बॉन्ड OH तोड़ सकते हैं ना इस तरह से, ऐसे बंध से अगर दिखाएं हम इसको तो ऐसे दिखा सकते हैं। तो ये देखेंगे H प्लस और OH माइनस दोनों मिलके ही तो HOH यानी H2O बना है, ये तो आपको पता है। तो यहां से देखेंगे जब ये H इधर अलग होगा तो H प्लस के रूप में अलग होगा, ये इसके साथ आएगा। ठीक है, तो यहां बन जाता है NH4 प्लस। ठीक है, तो NH4 प्लस और OH माइनस, यानी ये H इसके पास आ जाएगा तो NH4 प्लस हो जाएगा, ये वाला टर्म हो जाएगा ना, और इधर बच गया आपका OH माइनस, क्योंकि हाइड्रोजन जो अपना इलेक्ट्रॉन है इसको दे दिया है, हाइड्रोजन जो अपना इलेक्ट्रॉन है इसको दे दिया, यहां से H प्लस के रूप में नाइट्रोजन के पास आ रहा, नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है उसमें का एक इलेक्ट्रॉन, समझा, डिटेल्स में समझिएगा तो देखेंगे यहां दिख रहा है कि इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, हटा रहे हैं, समझिए, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो इस पर आ गया माइनस चार्ज, और हाइड्रोजन यहां से अलग हो गया H प्लस के रूप में। अब इसको आके जुड़ना है इसके साथ, तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, नील है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन देखिए ये लोन पेयर ला रहे हैं नीचे, तो एक इलेक्ट्रॉन अपना देगा ये इसको H प्लस को, तो H प्लस के पास एक इलेक्ट्रॉन आया तो प्लस हटेगा, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, जुड़ जाएंगे कि नहीं, NH4 प्लस के रूप में आ जाएंगे कि नहीं। तो ये आ गया आपका NH4 प्लस के रूप में और ये OH माइनस के रूप में, और दोनों मिलके क्या बना लेंगे, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और जो कि क्या होता है, एक क्षार होता है। क्लियर हुआ। तो देखेंगे अमोनिया जल में किस तरह से व्यवहार करता है, तो क्षार के समान व्यवहार करता है। ठीक है, लेकिन वही अमोनिया जब अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा तो अम्ल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, लवण। ठीक है, सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा, ये H प्लस और Cl माइनस के रूप में होंगे, अलग होंगे, तो ये H प्लस इसके पास आएगा ना, ये H प्लस इसके पास आएगा तो NH4 प्लस हो जाएगा, और यहाँ Cl माइनस रहेगा ये वाला, तो NH4 प्लस और Cl माइनस मिलके क्या बना लेंगे, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, लवण होता है कि नहीं। ठीक है, उसी तरह से अमोनिया जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो देखेंगे क्या बना लेता, अमोनियम सल्फेट बना लेता, ये हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएगा और सल्फेट भी क्या बन जाएगा, अमोनियम सल्फेट। और जरा इसको बैलेंस आप करेंगे, यहाँ देख रहे हैं N2 हो जा रहा है, तो 2 करने के लिए इसके आगे आप 2 लगा देंगे, अब इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस्ड है। ठीक है, तो दिख रहा है 2 मोल अमोनिया का जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या बन जा रहा है, अमोनियम सल्फेट, जो कि क्या है, एक लवण होता है। तो याद रखेंगे कि अमोनिया जल में क्षार के समान होता है, क्षार की तरह व्यवहार करेगा, जल में क्षार होता है, और अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण। दोनों रिएक्शन आपको याद रखने होंगे, काफी महत्वपूर्ण है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण देखेंगे एक ये प्रश्न और एक ये रिएक्शन,
ये दोनों रिएक्शन आपको याद रखने होंगे, यहां से पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, देखेंगे जब अमोनिया की अधिक मात्रा, ठीक है, अमोनिया की अधिक मात्रा क्लोरीन से अभिक्रिया करती है, ठीक है, अमोनिया की अधिक मात्रा में जब हम क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे तो याद रखेंगे नाइट्रोजन गैस बनता है, ठीक है, और साथ ही साथ NH, यहां नीचे लिख दे रहे हैं, उधर कट रहा होगा, अमोनियम क्लोराइड लवण बनता है जब आप इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो यहां आप देख रहे हैं क्लोरीन की कितनी मात्रा है, इधर 6 है, इधर 1 है। ठीक है, तो यहां पर हम 6 लगाते तो क्लोरीन बैलेंस्ड हो जाता, और वो देखेंगे जब ये बैलेंस हुआ तब नाइट्रोजन की कुल संख्या 8 हो जाती, तो इसके आगे हम 8 लगा दिए। ठीक है, तो आइए देखेंगे अमोनिया की अधिक मात्रा जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, यानी कि अधिक मात्रा में हम अमोनिया की अभिक्रिया जब क्लोरीन के साथ कराएंगे तो नाइट्रोजन बनता है, इस बात को आप याद रखेंगे। अब देखेंगे इसी अमोनिया की अब कम मात्रा इतनी ही क्लोरीन के साथ, यहां 3Cl2 है ना, तो क्लोरीन की इतनी ही मात्रा के साथ अब अमोनिया की कम मात्रा में अमोनिया लेके इतने ही क्लोरीन के साथ जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो देखेंगे क्या बनता है, यहाँ एक विस्फोटक पदार्थ, यहाँ नाइट्रोजन नहीं बनेगा, यहाँ विस्फोटक पदार्थ बन जाता है। यहाँ देखेंगे 6 क्लोरीन है ना, तो 3 क्लोरीन नाइट्रोजन के साथ आ जाते हैं और बन जाता है NCl3, और नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड जो होता है यहाँ से 3 क्लोरीन आ जाएंगे N के पास और 3 हाइड्रोजन चले जाएंगे Cl के पास। क्लियर है, तो ये नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बन जाता है जो कि एक विस्फोटक पदार्थ होता है, इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे 3 क्लोरीन जब यहाँ आएगा तो तीनों हाइड्रोजन हटेंगे और जाएंगे इधर Cl के पास, तो क्या बन जाता है 3HCl। ठीक है, तो जब अमोनिया की अधिक मात्रा में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, अधिक मात्रा की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराई जाती तो नाइट्रोजन गैस बनता है। ठीक है, और जब अमोनिया की कम मात्रा लेकर क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराई जाती तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनता है। ठीक है, जो कि एक विस्फोटक पदार्थ होता है, इस चीज को आप याद रखेंगे। तो ये थे अमोनिया के रासायनिक गुण जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इनको हर हाल में आपको याद रखने होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ ध्यान देंगे। अब हम लोग अमोनिया के उपयोग को समझ लेते हैं। ये 4 उपयोग हमने लिखा हुआ है, इसको आप याद रखेंगे। देखेंगे अमोनिया का उपयोग उर्वरक बनाने में किया जाता है। ठीक है, यहाँ कुछ उर्वरक एग्जाम्पल में है, यूरिया हो गया, अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम फॉस्फेट कह सकते हैं, अमोनियम सल्फेट, ये सारे क्या होते हैं, उर्वरक होते हैं। तो ये अमोनिया के माध्यम से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो 1-2 एग्जाम्पल आप याद रखेंगे और याद रखेंगे कि अमोनिया का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो उर्वरक बनाने में। दूसरा देखेंगे अभिकर्मक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अभिकर्मक क्या होता है, किस तरह के पदार्थ को हम अभिकर्मक कहते हैं, तो देखेंगे अभिक्रिया की जांच करने के लिए जिन पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता या अभिक्रिया को उत्पन्न करने के लिए अगर ये पदार्थ वहां शामिल हो जाए, अभिकारक के रूप में अभिक्रिया स्टार्ट हो जाए, अभिक्रिया को उत्पन्न करने में इनका इस्तेमाल किया जाता है, तो उस तरह के पदार्थ को अभिकर्मक कहते हैं। अभिक्रिया हो रही कि नहीं इसकी जांच करने के लिए भी इस तरह के पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसे पदार्थ अभिकर्मक कहलाते हैं। तो देखेंगे NH3 का उपयोग अभिकर्मक के भी रूप में किया जाता है। ठीक है, तीसरा देखेंगे नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसी के माध्यम से आप देखेंगे हम लोग नाइट्रिक अम्ल बनाएंगे। ठीक है, वहां से प्रश्न भी पूछा जाता कि अमोनिया के द्वारा नाइट्रिक अम्ल उत्पादन सिद्धांत के विधि का वर्णन करें। ठीक है, तो ये चीजें आगे हम सीखने वाले हैं। ठीक है, उसके अलावा जो लिक्विड अमोनिया यानी द्रव अमोनिया होता है उसका रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये 4 उपयोग आप याद रखेंगे अमोनिया से संबंधित। ठीक है, तो उम्मीद है अब आपको अमोनिया से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो आसानी से आप इसको याद करेंगे। जितनी भी चीजें हमने कहा रिएक्शन की आप लोग बार बार प्रैक्टिस करिए, तभी आप उसको अच्छी तरह से समझ में आएगा। जो बड़े बड़े रिएक्शन है उनको हम खुद आपको जो भी इंपॉर्टेंट है हम ऑलरेडी टिक कराते जा रहे हैं, बोर्ड पे बताते जा रहे हैं कि ये आपको हर हाल में याद रखना है। जो याद नहीं रखना उसको हम आपको खुद बता देंगे कि ये चीजें इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से कोई प्रश्न कभी नहीं पूछा जा सकता। ठीक है, नहीं पूछा जाता है ना आगे पूछने की उम्मीद है। इस साल भी और भी देखेंगे, आपको कोई भी कठिन प्रश्न देखने को मिलेगा नहीं, कोई जटिल प्रश्न पेपर में आने वाला नहीं है आपके। ठीक है, तो सारी जरूरी चीजों को हम पढ़ेंगे। चैप्टर खत्म होगा तो ऑलरेडी हम आपको एक रिएक्शन की लिस्ट देंगे।
ठीक है, देखेंगे चैप्टर खत्म होते हैं एक रिएक्शन की हम लिस्ट देंगे कि इतने रिएक्शन आप लोग प्रिपेयर कर लेते तो आपका पी ब्लॉक एलिमेंट से आने वाली अभिक्रियाएं जो भी होंगी वो आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर को वहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन सिद्धांत, उसके गुण और उपयोग को पढ़ेंगे। थैंक यू।